आयातो अमागिरी एक बदसूरत सिंप है जिसमें बहन जटिलता है, जो अपने बचपन में इतना ताकतवर था कि उसकी अपनी बहन ने उसकी शक्तियों को बंद करके उसे कमजोर कर दिया। अब वर्षों बाद जब उसकी बहन गायब हो जाती है, आयातो अपनी बहन के पुराने स्कूल में ट्रांसफर करता है, जहाँ एक रहस्यमय प्रजाति जिसे जेनेस्टेला के नाम से जाना जाता है अपनी अद्भुत शारीरिक गुणों के साथ एक दूसरे से लड़ाई करती है। अपने नए स्कूल पहुंचने पर आयातो एक रूमाल देखता है जिससे उसकी सिंप प्रवृत्ति तुरंत सक्रिय हो जाती है। महसूस करते हुए कि रूमाल ऊपर के कमरे से गिरा है, आयातो खिड़की पर कूदता है और जूलिस को उसकी कहानी के बीच पाता है। आयातो को टिकटॉक पर कैंसिल करने की बजाय जूलिस उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देती है। वह आयातो से कहती है कि चूंकि उसने उसकी पवित्र जांघें देख ली हैं, अब उसे मर जाना चाहिए। आयातो जुलिस के खिलाफ अच्छी लड़ाई करता है। उसके कई हमलों से बचते हुए आयातो ने वास्तव में राजकुमारी के खिलाफ जीत हासिल कर ली। जब द्वंद्व समाप्त होता है, छात्र परिषद अध्यक्ष क्लाउडिया एनफील्ड आती हैं और घोषणा करती हैं कि अपनी दी गई शक्ति के तहत उन्होंने द्वंद्व को अमान्य कर दिया है। क्लॉडिया की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को देखकर जुलिस अपनी नाराजगी व्यक्त करती है, लेकिन रोस्ट बैटल से पीछे हटने का फैसला करती है। बाद में क्लॉडिया आयातो को अपने साथ ले जाती है। उसे बताती है कि वे एक ही वर्ष में हैं, इसलिए वह उससे अनौपचारिक रूप से बात कर सकता है। कार्यालय पहुंचने पर क्लॉडिया आयातो का औपचारिक स्वागत करती है सेइडोकन अकादमी में। वह कहती है कि एक गरीब गीकी होने के बावजूद जिसने सेइडोकन अकादमी में दाखिला लिया है, उनसे एक ही चीज की उम्मीद की जाती है, और वह है एस्टेरिस्क की 5 प्रतिष्ठित स्कूलों के खिलाफ जीतना। आगे बढ़ते हुए क्लाउडिया आयातो को बताती हैं कि जेनेस्टेला के बीच एक युद्ध प्रतियोगिता वार्षिक रूप से आयोजित की जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में उनकी स्कूल का प्रदर्शन खराब रहा है, इसलिए वह उम्मीद करती हैं कि वह फेस्टा फाइटिंग टूर्नामेंट्स में जीत हासिल करे। हालांकि जब आयातो टूर्नामेंट्स के प्रति अपनी उत्सुकता नहीं दिखाता, क्लाउडिया उससे पूछती है कि वह एस्टेरिस्क में क्यों है। आयातो अपनी बहन हारुका के बारे में पूछते हुए जवाब देता है, यह जानने की चाहत रखते हुए कि क्या उसने सेइडोकन अकादमी में दाखिला लिया था। क्लॉडिया फिर हारुका के रिकॉर्ड के गड़बड़ अवशेष प्रस्तुत करती है, जिससे पता चलता है कि उसने 5 साल पहले दाखिला लिया था, लेकिन निजी समस्याओं के कारण 6 महीने बाद वापस ले लिया था, जिसमें केवल एक फाइल बची हुई है। वह यह भी कहती है कि हारुका ने कभी भी फेस्टा में भाग नहीं लिया या सेइडोकन अकादमी की रैंकिंग के लिए किसी द्वंद्व में भाग नहीं लिया, जिससे उसके उपस्थिति पर संदेह उत्पन्न होता है। क्लॉडिया बताती है कि इसके चेकआउट होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है और पिछले 5 साल का डेटा हटा दिया गया है, यह संकेत देते हुए कि हारुका ने इसका उपयोग किया होगा। वह निष्कर्ष निकालती है कि हारुका अब शायद सेइडोकन अकेडमी में नहीं है। आयातो जल्दी से स्पष्ट करता है कि वह एस्टेरिस्क में हारुका को खोजने नहीं आया, बल्कि अपना रास्ता खोजने आया है। बाद में आयातो अपनी पहली कक्षा में पहुंचता है। वहां उसका स्वागत याबुकी इचिरो करता है, एक बेकार साइड कैरेक्टर जो शायद शो के बाकी हिस्सों में आयातो का दयनीय सहायक बनेगा। बेशक याबुकी आयातो को सूचित करता है कि वे रूममेट्स होंगे। कक्षा के बाद याबुकी और आयातो की मुलाकात जुलिस और एक मस्कुलर ट्विंक से होती है जो टैंक टॉप पहने हुए है। याबुकी, जो गपशप करने वाला है, आयातो को बताता है कि वह बदसूरत आदमी लेस्टर मैकफेल है, जो 12 उच्च रैंकिंग छात्रों में से एक है जुलिस के साथ। चूंकि वे दोनों स्कूली पत्रिका के पहले पृष्ठ पर हैं, वे एक दूसरे के साथ नहीं बनती। यह कहते हुए याबुकी यह भी बताता है कि जुलिस ने लेस्टर की 3 बार धुलाई की है। जब लेस्टर द्वंद्व की मांग करता है तो जुलिस उसे कहती है कि उसका समय बर्बाद न करे, क्योंकि उसे कुछ पूरा करना है। फ्लैशबैक में आयातो हारुका से कहता है कि उसके दोस्त कह रहे थे कि उन्होंने हारुका का ओनली फैंस देखा, जिससे आयातो उन्हें बुरी तरह पीट देता है। हारुका मुस्कुराता है और आयातो को समझाता है कि उनके पिता ने उसे लड़ने से मना किया है, क्योंकि वह बहुत बड़ा चैड है। आयातो और परेशान हो जाता है और हारुका से पूछता है कि वह कब लड़ना शुरू कर सकता है। इसके जवाब में हारुका उसे समझाती है कि वह अपने उद्देश्य को जान लेने के बाद अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है। दौड़ते समय आयातो को पिछली रात हुई घटनाएं याद आती हैं। वह नहीं चाहता कि जुलिस लेस्टर के साथ मुसीबत में पड़े, इसलिए आयातो उनके बीच में आ जाता है जैसे कोई सफेद शूरवीर। लेस्टर की टहलने वाले आयातो को ट्रांसफर छात्र के रूप में तुरंत पहचान लेते हैं और उससे लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही रुक जाते हैं जब वे याबुकी को उसके कैमरे के साथ देखते हैं। 13 साल के करेन द्वारा ऑनलाइन कैंसिल होने से डरकर लेस्टर और उसका गिरोह वहां से चले जाते हैं, जिससे आयातो जुलिस के साथ अकेला रह जाता है। जुलिस के प्रति जिज्ञासु होकर आयातो उससे पूछता है कि वह राजकुमारी होते हुए भी लड़ाई क्यों कर रही है। जुलिस खुलासा करती है कि वह पैसों के लिए लड़ती है और फीनिक्स फेस्टा जीतने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करती है। याबुकी भी पूछता है कि क्या जुलिस का कोई पार्टनर है, क्योंकि फीनिक्स एक टैग टीम फेस्टा है। जुलिस स्वीकार करती है कि हालांकि उसके दोस्त नहीं है,
और घंटों तक म्यू कर सके। ये महसूस करते हुए कि मानक उसके लिए बहुत उच्च हैं, याबुकी वहां से भाग जाता है। इस बीच आयतो जूलिस से अनुरोध करता है कि वह उसे अकादमी और शहर का दौरा करवाए, जिस पर जूलिस सहमति व्यक्त करती है। अपनी सुबह के दौड़ के बाद आयतो कक्षा में प्रवेश करता है और जूलिस का अभिवादन करता है। जब वह जवाब देती है तो पूरी कक्षा हैरान होकर सांस रोक लेती है। इससे जुलिस नाराज हो जाती है और आसपास के लोगों को अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। आयातो के सामने बैठी नीले बालों वाली लड़की जागती है, जो ससामिया साया है, आयातो की बचपन की दोस्त, जिसे वह लगभग 6 वर्षों से नहीं मिला है, जब से वह विदेश चली गई थी। आयातो उसके पिता ससामिया शुइची के बारे में पूछता है, जिस पर साया जवाब देती है कि उसके पिता ने उसे साइडोकन अकादमी भेजा ताकि वह उसके बंदूकों को अवसादग्रस्त किशोरों में बढ़ावा दे सके। आयतो को एक सपाट बोर्ड के साथ बातचीत करते हुए देखना। धीरे धीरे जूलिस नाराज हो जाती है। कक्षा के बाद वह आयातो से कहती है कि वह उसे आसपास दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन साया विरोध करती है कि वह खुशी से आयतो की गाइड बन जाएगी। जब दोनों लड़कियां आयतो के सफेद सॉस के लिए लड़ती हैं, क्लॉडिया आती है और अपनी बड़ी योजनाओं को आयतो पर धकेलकर उन्हें शांत कर देती है। वही आयतो को सूचित करती है कि कल वह उसे अपने लिए रखेगी और क्रोधित धधकते दिलों के साथ चली जाती है। अंत में दोनों जूलिस और साया तय करते हैं कि आयतो को दिखाएंगी। हालांकि जैसे ही आयातो उन्हें पेय लाने के लिए जाता है, साया को पता चलता है कि जुलिस ने आयातो से लड़ाई की। वह जुलिस से कहती है कि भले ही वह मजबूत है, वह आयातो जितनी मजबूत नहीं है। उसी समय 2 हुड वाले व्यक्ति उनकी ओर हमला करते हैं। साया अपनी फुर्ती से, अपनी आकार से 2 गुना बड़ी ग्रेनेड निकालती है। जब साया हमलावरों को बेअसर कर देती है तो जुलिस उसकी ताकत को पहचानती है। अगले दिन आयतो हमले के बारे में पूछता है। क्लॉडिया बताती है कि सबूत की कमी के कारण ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। परीक्षण कक्ष के अंदर क्लॉडिया हथियार चुनने की प्रक्रिया समझाती है। अगर कोई आवेदक स्कोर कर लेता है तो अगर आवेदनकर्ता 80% या उससे ऊपर स्कोर कर लेता है तो सैडोकन उपकरण टीम उसे अनुकूल समझेगी। प्रक्रिया को समझते हुए आयातो देखता है कि लेस्टर सर वेरेस्टा की तरफ जा रहा है, लेकिन जब वह हथियार को सक्रिय करता है, आयातो एक अजीब अनुभूति का अनुभव करता है। लेस्टर को तलवार के साथ संघर्ष करते हुए देखकर क्लॉडिया प्रकट करती है कि सर वेरेस्टा की अपनी एक मंशा है। जैसे ही लेस्टर पराजित होता है, सर वेरेस्टा ने आयातो को निशाना बनाया, जो असावधानी से उसे चला पाता है। आयातो के प्रदर्शन से प्रभावित होकर क्लॉडिया उसे अपने कमरे में आमंत्रित करती है। क्लॉडिया को बिना उसके सुरक्षा कवच के देख आयातो एक टूटे हुए ट्रैक रिकॉर्ड की तरह गलती करने लगता है। वह उसके कमरे में चारों ओर देखता है और क्लॉडिया से कहता है कि उसके पास निश्चित रूप से एक बड़ा कमरा है। क्लॉडिया खुलासा करती है कि यह शीर्ष श्रेणी का छात्र होने के लाभों में से एक है। अंत में काम पर आते हुए क्लॉडिया आयातो को सूचित करती है कि फीनिक्स फेस्टा के लिए चयनित सभी छात्रों ने वापस ले लिया है। आयतो को याद आता है कि पहले जुलिस पर हमला हुआ था और उसे समझ में आता है कि कोई जानबूझकर सैडोकन अकादमी के विद्यार्थियों को निशाना बना रहा है। क्लाउडिया उसे बताती है कि उसने और अनुशासन समिति ने लेस्टर और उसके सहायक रैंडी पर शंका जताई है, क्योंकि केवल उनके पास अलिबी नहीं है। इसके अलावा वह आयातो से अनुरोध करती है कि वह जूलिस के साथ रहे, क्योंकि उसे संभवतः एक और हमले का सामना करना पड़ेगा। ये समझते हुए कि क्लॉडिया के पास निश्चित रूप से बहुत कुछ है, आयातो पूछता है कि वह जूलिस की इतनी चिंता क्यों कर रही है। क्लॉडिया प्रश्न से बचती है और अपने असुरक्षित योजनाएं आयातो के सामने रख देती है, कुछ ऐसा जो आपके साथ कभी नहीं होगा। हालांकि एक कट्टर चेरी बॉय होने के नाते आयतो क्लॉडिया जैसी बदमाश के साथ गड़बड़ा जाता है और चला जाता है। अगले दिन आयतो और जूलिस शहर के चारों ओर यात्रा करते हैं। जब आयतो अपनी चिंता व्यक्त करता है और जूलिस से कुछ समय के लिए सावधानी बरतने के लिए कहता है, जूलिस तुरंत उसे काट देते हैं और कहती हैं कि वह कुछ बेकार के हारने वालों से नहीं डरेंगी। आयतो उसे एक छोटी सी मुस्कान देता है। तभी अचानक लेस्टर और उसके गुंडे उन पर लड़ाई करने के लिए आ जाते हैं। आयातो जल्दी से लेस्टर को टोक देता है, जिससे जूलिस भीतर से उद्दीप्त हो जाती है। जब जूलिस और आयातो रेस्तरां से बाहर निकलते हैं तो वे एक लड़ाई में लगे लेवोल्फ ब्लैक छात्रों के समूह पर ठोकर खाते हैं। जूलिस जल्दी से यह समझ जाती है कि यह एक जाल है, जहां हमलावर एक झगड़ा बहाना कर अपने लक्ष्य को घेरने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हमलावरों के करीब आते ही वह आयातो को इस आम चाल के बारे में चेतावनी देती है। जोश से भरी हुई जूलिस जल्दी से उस बदसूरत गुंडे को धराशायी कर देती है, जो यह खुलासा करता है कि एक लबादा पहने व्यक्ति ने उसे उसके ऊपर हमले की योजना बनाई थी। उसी समय जूलिस एक हुड पहने हुए व्यक्ति को देखती है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। मजबूत होने के बावजूद आयातो और जूलिस अपने असली हमलावरों को पकड़ने में असफल रहते हैं। बाद में अपने कमरे में जूलिस आयातो को अपने कपड़े उतारने का आदेश देती है। जूलिस के पूरी तरह से उसके सफेद सॉस चाहने का सोचकर आयातो डर के मारे पीछे हट जाता है। जूलिस निराश हो जाती है और जाहिर करती है कि वह केवल उसके लिए सिलाई करना चाहती है। कपड़े
ऐसा करते समय आयटो जुलिस और उसके दोस्तों की एक तस्वीर देखता है। चौंकाने वाली बात है, मुझे पता है। जुलिस आयटो के साथ विश्वास व्यक्त करती है। यह बताती है कि उसके दोस्त वास्तव में बेहाल बच्चे हैं। वह समझाती है कि सेडोकन अकादमी में रहने का उसका उद्देश्य पैसे कमाना है ताकि वह अनाथालय का समर्थन कर सके और उनके लिए प्रदान कर सके। दोस्तों, अपनी आवाज में कड़वाहट के साथ जूलिस इंटीग्रेटेड एम्पायर फाउंडेशन के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करती है, जिसने इन्वर्टिया आपदा के बाद दुनिया पर नियंत्रण कर लिया था। वह आयाटो को बताती है कि यह बहुत घृणास्पद है कि वे अपनी बीमार खुशी के लिए छात्रों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। अगले दिन जूलिस को एक बेनाम पत्र मिलता है, जिससे वह आयाटो को ठंडे रवैये के साथ विदा कर देती है। चिंतित होकर आयातो क्लॉडिया से जूलिस की असामान्य प्रतिक्रिया के बारे में बात करता है। क्लॉडिया सुझाव देती है कि पत्र संभवतः उसके हमलावर की ओर से आया था और जूलिस ने आयातो को शामिल न करने का निर्णय लिया ताकि उसे बचाया जा सके। यह सुनकर आयातो जूलिस के पीछे दौड़ता है, समझते हुए कि उसका उद्देश्य उसकी रक्षा करना है। एक जर्जर इमारत पर पहुंचकर जूलिस का सामना स्टीलस नॉर्मन से होता है। वह मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से जूलिस से कहता है कि अगर वह फीनिक्स फेस्टा से बाहर हो जाए तो वह उसे जिंदा इमारत से बाहर जाने देगा। ठीक उसी समय लेस्टर पहुंचता है और अपने सहयोगियों की हरकतों के बारे में जानता है। जूलिस लेस्टर को बताती है कि यह बहुत संभव है कि स्टीलास किसी और अकादमी के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर लेस्टर परेशान हो जाता है और स्टीलास से पूछता है कि वह अपने साथी छात्रों के साथ विश्वासघात क्यों करेगा। स्टीलास एक भयानक हंसी छोड़ता है। लेस्टर को लगता है कि एस्टेरिस्क में सभी वास्तव में दुश्मन हैं, जो अपनी स्वार्थी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं। लेस्टर सीली की बेतुकी बातों से थक जाता है और पूछता है कि उसने उसे क्यों बुलाया। सीलीज अपनी योजना का खुलासा करता है और दोष लेस्टर पर लगाने का इरादा करता है। अपनी उंगलियों के एक स्नैप के साथ सीलीज अपने यांत्रिक कठपुतलियों को बुलाता है, लेस्टर और जूलिस के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार। जैसे ही लेस्टर खुद को हावड़ा महसूस करता है और जूलिस पकड़ी जाती है, वह सीलीज से कहती है कि उसे पता है कि यह एल्केंट है जो उसके धागे खींच रहा है। आखिरकार कोई भी स्कूल नहीं है जो यांत्रिक कठपुतलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके, सिवाय एलिकांत के। मुस्कुराते हुए सीलिस जूलिस से कहते हैं कि वह बिल्कुल सही है और चूंकि उसने असली अपराधी का पता लगा लिया है, उसे जल्दी ही उससे निपटना होगा। जैसे ही जूलिस एक विशाल तलवार से भेदी जाने ही वाली थी, आयातो दृश्य में प्रवेश करता है। मुख्य नायक के अपने पल को हथियाते हुए जूलिस को जमीन से उठा लेता है और उसे तेजी से सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। हालांकि चूंकि जूलिस एक मजबूत स्वतंत्र महिला है, वह आयातो पर उसके पास आने के लिए नाराज हो जाती है। गंभीर चेहरे के साथ आयातो जूलिस को विश्वास में लेते हुए बताते हैं कि वह लंबे समय से अपने सच्चे उद्देश्य की खोज कर रहे हैं। अब उन्हें महसूस होता है कि वह वास्तव में क्या करना चाहते हैं, वह है उसकी रक्षा करना। जब सीलीज और उसकी कठपुतली सेना इस पल को खराब करने के लिए आते हैं, आयातो अंदर छुपी हुई एक शक्ति को बाहर निकालते हैं। एक चैड की तरह आयातो सभी कठपुतलियों को मार देता है बिना अपनी रानी को गिराए। हालांकि युद्ध समाप्त होने पर जो बेड़ियां पहले आयातो की शक्तियों को सील कर चुकी थीं, उसे अभिभूत कर देती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अपनी अवचेतना में आयातो अतीत की एक स्मृति याद करता है, जब हारुका उसे आश्वासन देती है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। फिर वह उसकी जंगली शक्तियों को बांधने के लिए एक जादू करती है। होश में आने के बाद आयातो जूलिस से कहता है कि भले ही उसकी बहन के अपने कारण हो, वह जानना चाहता है कि उसने उसकी शक्तियों को क्यों रोका। कुछ दिनों बाद क्लॉडिया विभिन्न अकादमियों के छात्र परिषद अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में शामिल होती है। हालांकि शुरुआत में ही वुल्फ ब्लैक अकादमी के अध्यक्ष डर्क एवरवीन एक छात्र परिषद अध्यक्ष को अपशब्द कहते हैं जो बैठक में नहीं आया। उन पर गुस्सा होकर गेरार्ड वर्थ अकादमी के अध्यक्ष अर्नेस्ट उन पर तलवार उठाते हैं। सौभाग्य से जेलोंग अकादमी की अध्यक्ष फैन शिंगलू ने क्रोधित किशोरों को उनकी बचकानापन छोड़ने की सलाह देकर तनावपूर्ण माहौल को शांत किया। इसी दौरान आयातो को गलियों में दौड़ते हुए देखा जाता है जब वह एक लड़की से टकराता है। किरिन नाम की लड़की जल्दी से निकल जाती है जब एक गुस्सैल बूढ़ा उसका नाम चिल्लाता है। आयातो उस मुठभेड़ को भूल जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जूलिस निश्चित रूप से उसकी अप्रत्याशितता के लिए उसे डांटेगी। लेकिन फीनिक्स फेस्टा के लिए साझेदारी करते हुए आयटो और जूलिस एक दूसरे को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। जूलिस की बेहतरीन कोशिश के बावजूद आयटो सफल होता है। आयटो से हारने में अपनी असमर्थता से परेशान होकर जूलिस अपनी पहले से भी अधिक मजबूत बनने की आवश्यकता को व्यक्त करती है। आयटो उसे आराम करने की सलाह देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह किसी को भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं जानता। दुर्भाग्यवश आयटो का सिंप व्यवहार उसे सराहना नहीं दिलाता, क्योंकि जूलिस आयटो को उन शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों के बारे में बताने लगती है जिनसे उनका सामना हो सकता है। वह जेरार्ड वर्थ के स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का जिक्र करती है। अर्नेस्ट को उनकी अद्वितीय तलवारबाजी के कारण पवित्र रात के रूप में जाना जाता है।
इसके अतिरिक्त वह बताती हैं कि जीलोंग की प्रतिनिधि फैन शिंगलू को प्रसिद्ध तौर पर महाकाव्य के जानवर के रूप में जाना जाता है। फिर आयातो खुलासा करता है कि उसने एक और ताकतवर प्रतिद्वंद्वी के बारे में सुना है, एक लड़की जिसने फेस्टास में जीत हासिल करने वाली इतिहास में दूसरी व्यक्ति बनकर दिखाया। आयातो के संदर्भ को पहचानते हुए जूलिस थोड़ा भावनात्मक होकर ओफेलिया का नाम लेती है। हालांकि वह जल्दी ही आयातो को आश्वस्त करती है कि उनके पास बढ़त है, क्योंकि उसकी क्षमताएं अभी भी दूसरों के लिए अज्ञात हैं। उनकी बातचीत को साया और लेस्टर के आने पर रोक दिया जाता है। साया गुस्से में जूलिस से कहती है कि वह अकेले ही आयातो की गर्म सफेद सॉस का आनंद ले रही है, जो उचित नहीं है। जब दोनों लड़कियां आयातो को लेकर उलझ रही होती हैं, लड़के अपनी बातचीत में व्यस्त हो जाते हैं। लेस्टर आयातो को सीलित से बचाने के लिए धन्यवाद देता है जब क्लाउडिया दो बदसूरत लड़कियों के साथ प्रकट होती है। क्लाउडिया उनका परिचय एलिकांट छात्राओं के रूप में कराती है। ये खुलासा करती है कि सेइदोकन और एलिकांट एक नए प्रकार के हथियार के निर्माण के लिए हाथ मिला रहे हैं। अति उत्साही लड़की, जिसका नाम एर्नेस्टा है, साया को शांत करने का मौका पकड़ लेती है और जूलिस आयातो के गाल पर चुंबन करके। कैमिला, एक और एलिकांट छात्रा, हस्तक्षेप करती है और एर्नेस्टा की हरकतों के लिए माफी मांगती है, ये बताते हुए कि उसके पिता कभी दूध के साथ वापस नहीं आए। फिर कैमिला साया को उसके हथियार के चयन के लिए चढ़ाती है, ये कहते हुए कि वह पुराना हो चुका है। इससे साया नाराज हो जाती है, जो आयातो से कहती है कि वह फीनिक्स फेस्टा में उसके साथ भाग लेगी। बाद में आयातो किरीन से मिलता है, जिसे उसका दुखी चाचा थप्पड़ मारने वाला होता है। एक अच्छे इंसान की तरह आयातो उनके मामले में दखल देता है और किरीन के चाचा से कहता है कि औरतों के खिलाफ हाथ न उठाएं। किरीन के चाचा कोइकिरू जवाब देते हैं कि वो उसकी बात तब सुनेंगे जब वो किरीन के साथ द्वंद्व करेगा। चुनौती स्वीकार करते हुए आयातो किरीन से लड़ता है, लेकिन सील के कारण वह उससे जीत नहीं पाता। जूलिस आती है और आयातो को स्कूल के नंबर के खिलाफ लड़ने के लिए फटकार लगाती है। बाद में सामान्य कक्ष में जूलिस सख्ती से आयातो से कहती है कि अगर वह सफेद शूरवीर नहीं होता तो वह उससे बहुत निराश होती। आयातो जूलिस का धन्यवाद करता है। जूलिस प्रकट करती है कि वह सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि वह 13 वर्षीय लड़की से हार गया। किरीन की उम्र सुनकर आयातो को झटका लगता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन कथाओं की भारीपन 13 वर्षीय के लिए बहुत ज्यादा है। जूलिस आयातो की किरीन में रुचि देखकर उसे अपने लाल मशरूम को शांत करने और हाथ में मौजूद महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है। वह बताती है कि अपनी मौजूदा स्तर पर वह उसे, किरीन को और क्लॉडिया को हराने में सक्षम नहीं है, जो संयोगवश नंबर 2 पर रैंक है। यह आयातो को चौंका देता है, जिससे जूलिस को क्लॉडिया की भविष्य देखने की क्षमता के बारे में और जानकारी देनी पड़ती है। हालांकि किरीन को खास बनाने वाली बात यह है कि वह न तो एक स्ट्रेगा है और न ही वह ऑगरलक्स के नाम से जाने जाने वाले खास हथियार का उपयोग करती है। बाद में आयातो क्लाउडिया के कार्यालय में प्रवेश करता है, जिसमें मूल रूप से एक विशाल स्विमिंग पूल है। क्लाउडिया आयातो को बताती है कि काउक्यो परेशानियां पैदा करने के लिए कुख्यात है, और वह भी यह बताती है कि वह सेदोकन अकादमी की पेरेंट कंपनी का कर्मचारी है। वह समझाती है कि वह सामाजिक पदानुक्रम में ऊपर चढ़ने के लिए बेताब प्रयास कर रहा है, जो बताता है कि वह किरीन को द्वंद्व युद्ध के लिए मजबूर कर रहा है। क्लाउडिया के साथ इंटीग्रेटेड एम्पायर फाउंडेशन के बारे में बातचीत करने के बाद आयातो को पता चलता है कि केवल वही लोग अधिकारी बन सकते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ दिया हो। फिर किरीन आयातो से मिलती है और उसे धन्यवाद देती है कि वह उसकी चमकदार कवच में ट्विंक है। साथ चलते हुए आयातो किरीन की तलवारबाजी की प्रशंसा करता है और तौतो शैली में रुचि व्यक्त करता है। वह किरीन से लड़ाई करने का कारण पूछता है। वह बताती है कि वह अपने पिता को बचाने की कोशिश कर रही है और इसलिए वह अपने दयनीय चाचा को सहन करती है। दोनों एक साथ प्रशिक्षण की वादा करके अलग हो जाते हैं। किरीन को विदा करने के बाद आयातो को साया द्वारा चकित किया जाता है, जो उससे उसके साथ साझेदारी करने के बारे में पूछती है। जूलिस से वादा करने के बाद आयातो साया को मना कर देता है, जिसे साया भी समझदारी से स्वीकार कर लेती है। अगले दिन आयातो और किरीन दौड़ने जाते हैं, जब अचानक उन पर बड़े बड़े गिरगिटों का हमला हो जाता है। जब आयातो उन्हें हराने में असफल रहता है तो किरीन अपने तोतो शैली का उपयोग करके इन राक्षसों को मार देती है। हालांकि वे एक और दुर्घटना में फंस जाते हैं जब उनके नीचे की जमीन टूट जाती है, जिससे आयातो और किरीन नीचे गिर जाते हैं। जैसा कि होता है, आयातो और किरीन खुद को इतनी सुबह गड़बड़ में फंसे हुए पाते हैं। इसका कारण कैमिला और एर्नेस्टा हैं, जो उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इसी बीच किरीन आयातो से इस बात के लिए माफी मांगती है कि वह एक विशेष जरूरतों वाली बच्ची है जिसे तैरना नहीं आता। आयातो किरीन को सांत्वना देते हैं। तभी अचानक उनका सामना एक विशाल ड्रैगन से होता है। सुरवरेस्टा का उपयोग करते हुए आयातो दुर्गंधित छिपकली को परास्त कर देते हैं।
हालांकि बाइंडिंग स्पेल प्रतिक्रिया करता है, जिससे अयातो दर्द में चीख उठता है। एक लड़ाई सत्र के बाद जुड़ाव की जरूरत महसूस करते हुए अयातो और किरिन अपने गीले कपड़े निकाल देते हैं। फिर किरिन को पता चलता है कि बिस्तर और लड़ाई में अयातो का समय एक जैसा है, अधिकतम 5 मिनट तक रहता है। सेयदोकन अकादमी में शामिल होने के लिए किरिन की प्रेरणाओं के बारे में जानने के लिए उत्सुक अयातो उससे पूछता है कि वह क्यों लड़ने के लिए प्रेरित है। किरिन दुखी होकर बताती है कि वह अपने पिता के लिए लड़ रही है, जिन्हें अपराधी करार दिया गया था। वह बताती है कि कैसे उसके पिता ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और क्योंकि वह एक जेन स्टेला है, उन्हें कैद कर लिया गया। कोई विकल्प न होते हुए किरिन को अपने चाचा की शरण लेनी पड़ी, जिन्होंने उसे बताया कि एस्टेरिस्क आना ही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपने पिता को बचा सकती है। बचाव दल द्वारा बचाए जाने के बाद किरिन अंततः अपने अंकल से उनके इरादों के बारे में पूछने की हिम्मत जुटाती है। कोक्यो धृष्टतापूर्वक खुलासा करता है कि वह केवल उस शक्ति में रुचि रखता है जो उसके पास एक जेनेस्टेला के रूप में है। उसी क्षण कोक्यो यह भी महसूस करता है कि उसकी भोली भाली भतीजी एक अजीब किशोर लड़के के प्रभाव में है, इसलिए वह किरिन को आयातो के साथ घूमना बंद करने का आदेश देता है। हालांकि जब किरिन मना करती है तो कोक्यो उसे थप्पड़ मार देता है, लेकिन दुर्व्यवहार के बावजूद किरिन अपने निर्णय में अडिग रहती है। अपने चाचा को हक्का बक्का छोड़कर किरिन अयातो को औपचारिक द्वंद्व के लिए चुनौती देती है। अयातो स्वीकार करता है, लेकिन किरिन से कहता है कि वह दूसरी बार नहीं हार सकता। सभी के देखने के साथ अयातो सफलतापूर्वक किरिन को हरा देता है, जो खुशी खुशी अपनी हार स्वीकार करती है। बाद में किरिन अयातो, जूलिस और सैया से पूछती है कि क्या वह उनके अभ्यास सत्रों में शामिल हो सकती है। जूलिस मना करने की कोशिश करती है, लेकिन सैया अयातो के हरम में उसका स्वागत करती है। अगले दिन अयातो अपनी हरम और अपने साथी याबुकी के साथ घूम रहा होता है जब एक भद्दी फैन लड़की ऑटोग्राफ मांगने आती है। उसे ऑटोग्राफ देने के बाद अयातो का सामना 3 गुस्से में भरी लड़कियों से होता है। याबुकी, जो अल्टीमेट साथी है, लड़कियों से कहता है कि उन्हें आसान लेना चाहिए, क्योंकि किरिन की जगह लेने के बाद अयातो का नारी समुदाय का आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है। अयातो किरिन और साया के फीनिक्स फेस्टा के लिए साझेदारी की बात उठाते हैं तो बातचीत का रुख बदल जाता है। साया उसे बताती है कि उसे कैमिला से बदला लेना है, क्योंकि उसने उसके पिता की बंदूकों के बारे में बुरा बोला था। इस बात पर साया अयातो को सूचित करती है कि वह और किरिन कल प्रशिक्षण में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें सामूहिकरण करना है। अगले दिन सई और किरिन अजीब चुप्पी में बैठते हैं, जैसे उन्हें एहसास होता है कि उन्हें जोड़ने वाली एकमात्र चीज आयतों की सफेद चटनी के लिए उनका आपसी प्यार था। हालांकि एक अजीब हारे हुए व्यक्ति हैं, साया नियंत्रण लेती है और किरिन को खरीदारी यात्रा के लिए आमंत्रित करती है, यह प्रकट करते हुए कि उसे अपने पिता के लिए उपहार खरीदना है। यह किरिन को उदास करता है, जो अस्थायी रूप से पिता रहित है। शहर के एक संदिग्ध स्थान पर पहुंचकर साया एक अवैध बंदूक की दुकान में आकस्मिक रूप से चलती है और अपने पिता के जन्मदिन के लिए एक दुर्लभ बंदूक खरीदती है। अपना काम पूरा करने के बाद साया किरिन से पूछती है कि वह क्या करना चाहती है। तैराकी का पर्याप्त अनुभव न होने के कारण किरिन साया से तैरना सीखने में मदद करने को कहती है। जब लड़कियां जाती हैं सार्वजनिक तालाब में, किरिन गलती से एक अति आत्मविश्वासी लड़की वायलेट से टकरा जाती है। पहले वायलेट उसे द्वंद्व के लिए चुनौती देने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एक पूर्व नंबर के रूप में पहचान कर उसे बताती है कि उसे विस्फोटक दस्त होता है। हालांकि साया वायलेट को अपने साथी का अपमान करने की अनुमति नहीं देती, इसलिए वह उससे द्वंद्व करने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही सेकंड में साया उस दयनीय हारने वाले को खत्म कर देती है और संबंध बनाने के लिए चली जाती है। किरिन आराम करते हुए साया किरिन से कहती है कि वह एक महान व्यक्ति है, जो किरिन को आत्मविश्वास से भर देता है। और अगले दिन दोनों लोलियों को लगता है कि उनकी साझेदारी पहले से भी ज्यादा मजबूत है। लेवोल्फ ब्लैक अकादमी का मोटा सुअर कुरूप लड़की कोरोना के साथ एक भूमिगत तहखाने में प्रवेश करता है। वहाँ डर्क एक रहस्यमय लड़की से मिलता है जो बेड़ियों में है और उसे फीनिक्स फेस्टा में योटो को हराने के लिए कहता है। लड़की, जिसका नाम इरीन है, सहमति देती है, लेकिन डर्क से पूछती है क्या उसने अपनी तरफ से किए गए वादे को पूरा किया है। उसकी जंजीरें खोलते समय डर्क किरिन को यकीन दिलाता है कि वह अपने शब्दों का पक्का आदमी है। अगले दिन फीनिक्स फेस्टा के लिए सभी प्रतियोगी उद्घाटन के लिए इकट्ठा होते हैं। एक बदसूरत बूढ़ा आदमी जिसका नाम मेडियोथ है, उसने खुद को फेस्टा स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष बताया। जूलिस आइटो को बताती है कि मेडियोथ एक आम व्यक्ति जैसा दिख सकता है, लेकिन वास्तव में वह सेइदोकन अकादमी का पूर्व छात्र है जिसने फीनिक्स फेस्टा जीता है। उद्घाटन समारोह के बाद इयातो लेस्टर को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करके नारुतो चाल दिखाने की कोशिश करता है। हालांकि लेस्टर, जो सासुके का बदसूरत संस्करण है, मना कर देता है और इयातो से कहता है कि वह उससे लड़ने के लिए बेताब है। जैसे ही लेस्टर चला जाता है, योटो को फिर से साया द्वारा छल किया जाता है। किरिन भी आती है और एक बेंटो दिखाती है। वह शर्माते हुए योटो को बताती है कि उसने साया से खाना बनाना सीखा और उसके लिए बनाया है। भोजन के बाद आयतो और उसका समूह मैच के सूक्ष्म विवरणों के बारे में जानता है।
दूसरी टीम के खिलाफ जीतने के लिए विरोधी पक्ष को अपने प्रतिद्वंद्वियों के स्कूल बैच नष्ट करने होंगे। वैकल्पिक रूप से यदि कोई टीम बेहोश हो जाती है या स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करती है तो जज दूसरी टीम को विजेता घोषित करेगा। अंततः वह क्षण आता है जब याटो और जुलिस अपने पहले प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हैं। चंद ही सेकंड में याटो विपक्षी को नष्ट कर देता है। टीम दर्शकों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित छोड़ते हुए। अगली बारी अर्नेस्टा और कैमिला की है, जो लेवुल्फ के 2 उच्च स्तरीय सदस्यों का सामना कर रही हैं। आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए अर्नेस्टा अपने विरोधियों को उन पर आक्रमण करने के लिए पूरा 1 मिनट देती है। हालांकि जब वे ऐसा करने में असफल होते हैं तो अर्नेस्टा और कैमिला के रोबोट आसानी से अपने विरोधियों को हरा देते हैं। मैच देखने के बाद साया को उसके पागल वैज्ञानिक पिता का फोन आता है। वह साया को बताते हैं कि उन्होंने उसे एक नई बंदूक भेजी है जिसका उपयोग वह कर सकती है। अभ्यास सत्र से लौटते समय जूलिस और याटो अखाड़े के बाहर एक झगड़ा देखते हैं और अधिक निरीक्षण करने पर जूलिस याटो को बताती है कि नीच कपड़ों में लड़की आयरीन है, जो लेवुल्फ ब्लैक में एक पेज 1 है। जैसे ही आयरीन याटो को देखती है, वह उसे द्वंद्व के लिए चुनौती देने आती है। जब उसकी बहन प्रिसिला उसे डांटने आती है। ये पता लगाना आसान है कि दोनों बहनों में से कौन सी का पालन पोषण पिता के साथ हुआ था। याटो और जुलिस से बहुत माफी मांगने के बाद प्रिसिला अपनी बहन को वहां से खींच ले जाती है। इरेन के याटो के प्रति व्यवहार को देखते हुए जुलिस को संदेह होता है कि लेवुल्फ कुछ बुरा साजिश रच रहा होगा। इस बीच साया और किरीन 2 बेकार साइड कैरेक्टर्स का सामना करती हैं, जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं कि उन्हें पिटाई का सामना करना पड़ेगा। उम्र भर जीत हासिल करने के बाद साया और किरीन नहा धोने के लिए जाती हैं। जब आयातो और जूलिस वहां आते हैं, साया खुशी से आयातो का स्वागत करती है, यह दिखाते हुए कि उसने जीत हासिल की। 5 दिन बाद जूलिस और आयातो राउंड 2 के लिए मैदान में कदम रखते हैं। इस बार आयातो जूलिस को लड़ाई का नियंत्रण देता है। लड़ाई खत्म करने और अपनी टीम के लिए जीत हासिल करने के बाद जूलिस और याटो दोपहर का खाना खाने के लिए निकलते हैं। साथ में भोजन करते समय वे लेस्टर और रैंडी को इरीन और प्रिसिला का सामना करते हुए देखते हैं। लड़ाई के दौरान इरीन प्रिसिला की गर्दन पर काट लेती है। जूलिस याटो को बताती है कि प्रिसिला एक पुनर्जीवित होनी चाहिए, जो न केवल खुद को ठीक कर सकती है बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकती है। फिर अपने ऑगरे लक्स का उपयोग करते हुए आयरीन जल्दी से लेस्टर को हरा देती है, उसे हार मानने के लिए मजबूर कर देती है। याटो पर अपनी 2 योजनाओं को लागू करने का मौका न मिलने पर क्लॉडिया अपने क्षण को पकड़ती है और कोशिश करती है लुभाने की। सौभाग्य से याटो को किरण का फोन आता है, जो उसे बताती है कि साया खो गई है। यह सुनकर याटो उस समझीन गोरी महिला को छोड़कर साया की खोज में निकल जाता है। रास्ते में याटो को प्रिसिला मिलती है, जो एक समूह से भाग रही है। रॉयड अप लोग याटो तुरंत उसे बचाता है और पता चलता है कि हमेशा की तरह इरीन ही परेशानी पैदा कर रही थी। उसी समय इरीन याटो की ओर तेजी से बढ़ती है। वह याटो से प्रिसिला से दूर रहने को कहती है, लेकिन दोनों के द्वंद्व करने से पहले प्रिसिला पूरी कहानी खोल देती है। आयरीन उन घटनाओं के बारे में गुस्से में जो उसकी अनुपस्थिति में घटित हुई, आयरीन डर्क का सामना करती है। वह कहती है कि जब वह अनुपस्थित होती है तो यह उसकी जिम्मेदारी थी और बिल्ली का कर्तव्य था प्रिसिला की रक्षा करना। जब आयरीन गुस्से में वहां से चली जाती है, कुछ वुडू चीजें करने के बाद कोरोना प्रकट करती है कि उसने आयरीन और प्रिसिला की याटो और जूलिस के खिलाफ जीत देखी। इस बीच आयरीन और प्रिसिला याटो और जूलिस को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि सम्मान के तौर पर। फिर आयरीन बताती है कि वर्षों पहले उसने डर्क से एक बड़ी रकम उधार ली थी और तब से वह मोटा हारने वाला, उन्हें गहरे वेब से लाए गए पालतू जानवर से भी बदतर समझ रहा है। आयरीन उन्हें यह भी बताती है कि डर्क का इरादा याटो को कल के मैच में समाप्त करने का है, क्योंकि वह सर वीरा से डरता है। वह उन्हें बताती है कि डर्क ने एक बार किसी को वही हथियार इस्तेमाल करते हुए देखा था। आयातो तुरंत समझ जाता है कि डर्क को उसकी बहन के बारे में कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वह सौर वरिष्ठता की अंतिम धारण करता थी। बाद में प्रिसिला ने इरीन के चरित्र की गवाही देने की कोशिश की, यह प्रकट करते हुए कि उसकी बहन तब एक नया व्यक्ति बन जाती है जब वह अपनी ऑगर लक्स ग्रेविसीथ को धारण करती है। जूलिस से अलग होने के बाद आयाटो क्लॉडिया से मिलने जाता है, जो अचानक से उसे मारने की कोशिश करती है। आयाटो क्लॉडिया को उसकी बेहोशी से जल्दी जागृत करता है, इससे पहले कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचा पाती। गहरे खेद व्यक्त करते हुए क्लॉडिया आयाटो से ग्रिफिन फेस्टा में जूलिस के साथ उनकी टीम में शामिल होने का अनुरोध करती है। वह फिर बताती है कि जो लक्ष्य वह रखती है उसका विपरीत प्रभाव होता है, जिसका मतलब है कि वह सोने के बाद अपनी खुद की मृत्यु का अनुभव करती है। फिर आयाटो ग्रेविशीथ के बारे में पूछता है और यह जानता है कि प्रत्येक ऑगर लक्स की अपनी स्वयं की व्यक्तित्व होती है। कुछ अच्छे होते हैं जबकि अन्य बुरे हो सकते हैं। जब जूलिस
उसे गहरे विचारों में पाती है तो वह बताती है कि उसे उनके प्रतिद्वंद्वियों के साथ भले आदमी बनने की जरूरत नहीं है, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। आयातो जूलिस से कहता है कि उसने एक रणनीति सोची है। बाद में जूलिस एक बार फिर आयातो को याद दिलाती है कि उसका हारने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वे उसकी रणनीति से जीतने की कोशिश कर सकते हैं। एरिना में पहुंचकर जूलिस और आयातो खुद को आयरीन और प्रिसिला के सामने पाते हैं। मैच जल्दी ही तीव्र हो जाता है जब सौर वारेस्टा खतरनाक ग्रेविशीत से भिड़ता है। हालांकि चरमोत्कर्ष के दौरान आयरीन ग्रेविशीत के प्रभाव में आ जाती है और प्रिसिला का सारा खून निकालने की कोशिश करती है। मुसीबत को भांपते हुए आयातो अपनी शक्तियों के लिमिटर को तोड़ देता है और ग्रेविशीत को नष्ट करके आयरीन को उनके सम्मोहन से मुक्त करने की कोशिश करता है। जीतने के बाद आयातो मैच में विजयी होता है, लेकिन खुद को अधिक थकाने के कारण बेहोश हो जाता है। बाद में आयातो होश में आता है और अंतिम बार मुहर का सामना करने का निर्णय लेता है। क्या आपको लगता है दोस्तों, क्या आयातो अपनी जंगली शक्तियों पर लगी मुहर तोड़ पाएगा या वह अपनी बहन हरुका को मदद के लिए ढूंढेगा?